हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अकाउंटिंग ऑफ अंडर ऑब्जर्प्शन एंड ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड। पिछली स्लाइड्स में हमने क्या किया, अंडर ऑब्जर्प्शन किन कारणों से होता है, ओवर ऑब्जर्प्शन किन कारणों से होगा। तो अब हम उनको ठीक करना है, अब हमें उसको करेक्ट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड है जिनके हिसाब से हम इस अंडर और ओवर ऑब्जर्प्शन को क्या कर देंगे, डिस्पोजेबल कर देंगे। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारा यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है कि जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं, सप्लीमेंट्री रेट हम पहले निकालेंगे ओवरहेड इंकर्ड, जितने ओवरहेड इंकर्ड किए हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसमें माइनस कर देंगे उसने कितने ओवरहेड ऑब्जॉर्व किए हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्वांटिंग ऑफ बेस, ठीक है, एक्चुअल बेस। ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकाल लेंगे। यदि उस डिपार्टमेंट में अंडर ऑब्जर्वेशन वाला सिस्टम है, मतलब कि यदि हमने 4,000 की जगह 5,000 की जगह 4,000 डाल दिए हैं, कम डाला है, तो इसका मतलब उसमें ऐड कर दो, इसका मतलब प्लस रेट, ये वाला रेट कर दो। जहाँ पर ज़्यादा डाल दिया है ना, 5,000 डाल दिया है लेकिन होना कितना था 4,000, इसका मतलब उसमें से माइनस कर दो, इसलिए ओवर ऑब्जर्वेशन के केस में सेट बाय माइनस रेट। तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर होगा सप्लीमेंट्री रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि और जैसे कि स्पेसिफिक कॉस्ट है, जॉब सेंटर है, वहाँ पर हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। यदि वहाँ पर अंडर या ओवर ऑब्जर्वेशन हो गई है तो सप्लीमेंट्री लेवी ऑफ द ओवरहेड, वहाँ पर ओवरहेड लगा दो, तो यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट हो गया ये। दूसरा, द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर ऑब्जर्वेशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यदि अब हमें पता है कि क्या करना है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, इज एडजस्टेड इन वर्क इन प्रोग्रेस में एडजस्टमेंट कर दो, फिनिश स्टॉक में एडजस्टमेंट कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर ओवर मशीन आवर रेट और द वैल्यू ऑफ द बैलेंस इन ईच ऑफ दिस अकाउंट बाय द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट निकाल दिया ना, अब क्या करेंगे, क्योंकि कहीं ओवर है कहीं लेस है, इन सभी अकाउंट में क्या कर दो, सभी में क्या कर दो, एडजस्टमेंट कर दो, तो वो हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं इसकी शॉर्टकमी भी है सप्लीमेंट्री कॉस्ट में। कहते हैं यदि हम सप्लीमेंट्री रेट यूज़ करते हैं तो इसमें सारी शॉर्टकमी किसकी आ जाती है, जो कि एक्चुअल रेट मेथड की थी। ठीक है, और यदि कंपनी ने मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी यूज़ कर ली है अदर देन एक्चुअल कैपेसिटी, वहाँ भी सप्लीमेंट्री रेट ठीक नहीं है। ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री यूजलेस है जहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ ओवरहेड लगाया जाता है, जहाँ पर यूनिफॉर्म रेट चार्ज लगाया जाता है वहाँ भी ये वाला सप्लीमेंट्री रेट नहीं है। जहाँ पर सीजनल फ्लक्चुएशन होती है वहाँ भी सप्लीमेंट्री रेट, यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट ठीक नहीं है। सिर्फ एक जगह इन्होंने बताया कि नेसेसरी है व्हेन द मैनेजमेंट लाइक टू मेंटेन एक्चुअल हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर फ्यूचर कंपैरिजन। ठीक है, इट यूज इज मेड व्हेन प्राइस आर फिक्स्ड ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस। चलो मैं आपको ओवरऑल बता दूं, जो यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है, इसमें हमने क्या कहते हैं, हम पहले सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं। ठीक है, यदि अंडर है ऐड कर देते हैं सप्लीमेंट्री रेट को, यदि ओवर है तो सप्लीमेंट्री रेट को माइनस करते हैं। इसका मतलब हमने उसमें एडजस्टमेंट करके ओवर और अंडर वाले कंसेप्ट को क्या कर देते हैं, हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, और यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री रेट फिर भी ये क्या है, कहते हैं लिमिटेशन क्या है, अननेसेसरी है ना, क्योंकि इसमें सारे वही ड्रॉबैक आ जाते हैं जो किसके आ जाते हैं, जो एक्चुअल मेथड के होते हैं। और ऐड क्लैरिकल एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं। ओवर रेट लिंक्ड विद मैक्सिमम अटेनेबल देन द डिफीट द पर्पस, ओवर रेट लिंक्ड विद द मैक्सिमम अटेनमेंट। ठीक है, यूजलेस, ये यूजलेस है व्हेन यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ, यदि हम वहाँ पर उसमें यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ ओवरहेड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये सप्लीमेंट्री रेट क्या है, यूजलेस है। ठीक है, यूजफुल कहाँ है, व्हेन द मैनेजमेंट लाइक टू मेंटेन एक्चुअल हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर फ्यूचर कंपैरिजन। जहाँ पर मैनेजमेंट क्या जाती है, एक्चुअल में हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर जाती है ताकि फ्यूचर का कंपैरिजन किया जाए। व्हेन प्राइस आर फिक्स्ड ऑन कॉस्ट, जहाँ पर प्राइस कॉस्ट प्लस बेस के बेस पर किया जाता है, वहाँ पर ये यूज़फुल है। कौन सा, सप्लीमेंट्री रेट। मुझे लगता है कि अभी मैंने इतना डिस्कस कर लिया, आपको क्लियर हो गया होगा सप्लीमेंट्री रेट किसे कहते हैं। फिर भी आपने बुक रेफर करके कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देना। दूसरा हमारा है राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आपको पता है कि अंडर ओवर के केस में हमने जो एडजस्टमेंट करनी है वो कहते हैं सीधे किस में डाल दो, कहते हैं सीधे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, बस होगी एडजस्टमेंट। ठीक है, ये तब करते हैं हम जब हमारा क्या होता है, अमाउंट इस्तेमाल होता है। जब अंडर और ओवर एक्चुअल के कंपेयर में जो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड होते हैं उनमें जो डिफरेंस है वो स्मॉल है, तो हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, कि उसको और अंडर ऑब्जर्वेशन ड्यू टू आइडल फैसिलिटी। ठीक है, तो उस समय ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं द अमाउंट ऑफ अंडर ऑब्जर्वेशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज ट्रांसफर टू, तो हम साल की एंड में, जैसे अकाउंटिंग पीरियड साल की एंड में ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, ओवरहेड
सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, विच इज अल्टीमेटली पहले हम किस में डाल देंगे, जो डिफरेंस आया ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, फिर एंड में किस में ट्रांसफर कर देंगे, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। या फिर हम यहाँ दो पर सेसेप्ट आए ना, पहले ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट में डाला फिर इसमें डाला, या फिर हम क्या कर देंगे, या डायरेक्टली टू कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है। इफ अंडर और ओवर ऑब्जेक्शन अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेस, ये देखिए जैसे एबनॉर्मल कॉजेस क्या होते हैं, जो हमेशा नहीं होते, सिर्फ किसी स्पेसिफिक रीजन के कारण हुए हैं। ठीक है। एबनॉर्मल कॉज बहुत सारे हो सकते हैं ना, स्ट्राइक कर दी है ना, तो ये सारे रीजन, तो उसको हम अगले साल के लिए भी लेके जा सकते हैं। तो हम कहते हैं कैरी ओवर टू द नेक्स्ट ईयर एंड इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल फिक्सिंग द रेट फॉर दैट पीरियड। ठीक है। मतलब ओवरऑल हमने ये कहा जो भी डिफरेंस है उसको कहाँ डाल दो, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, और यदि एबनॉर्मल रीजन के कारण ये डिफरेंस राइज हुए हैं तो उसको अगले साल में डाल दो। ठीक है, बात खत्म। ठीक है। इफ़ द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज एप्लीकेबल, यदि हम बजटेड रेट अपना रहे हैं फॉर ए ईयर, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन ट्रांसफरिंग द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड ऑब्जर्व एंड ओवरहेड इनकर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मेन आपने तो सेकंड मेथड में ये देखना है, जो भी डिफरेंस है, यदि डिफरेंस स्मॉल है तो सीधे कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, और यदि एबनॉर्मल कॉजेज के कारण हुआ है डिफरेंस तो उसको नेक्स्ट ईयर में डाल दो। बस दो ही चीज़ें आपने ज़्यादा ध्यान रखनी है। और हमारा और ये क्या कहता है, सेकंड मेथड का एक कुछ और भी पॉइंट है, यदि ये कहते हैं यदि हमने इसका डीमेरिट क्या है, यदि ये कहते हैं यदि हमने कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो अगले साल में जो बैलेंस शीट में वर्किंग इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स दिखाए जाएंगे वो भी अंडर या ओवर वैल्यूड होंगे। ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है किसका, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर, यदि किसी ऐसे अंडर या ओवर ऑब्जर्वेशन आ गई है तो कहते हैं इस साल की जगह वो आप अगले साल ले जाओ। ठीक है। क्यों, तो कहते हैं तो इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए एक और अकाउंट बना, जैसे हम आपको पता है ना, सस्पेंस अकाउंट बना दो, एक ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, या फिर उसकी जगह क्या बना लो, सस्पेंस अकाउंट बना लो या ओवरहेड रिजर्व अकाउंट में डाल लो, फिर अगले साल में ले जाओ दिस। और ये मेथड तब यूज़फुल होता है यदि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक साल में कवर ना होकर कुछ साल ले रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है। समझिए कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, बस यही है कि जो ओवरहेड का जो डिफरेंस आया है ना वो नेक्स्ट ईयर ले जाओ। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवरड्यूरेशन ऑफ ओवरहेड मे बी कैरी फॉरवर्ड एज डेफर्ड चार्जेस और डेफर्ड क्रेडिट टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड बाय ट्रांसफरिंग टू ए सस्पेंस इस अकाउंट में, और ओवरहेड रिजर्व अकाउंट में डाल दो। ठीक है। मेन है इस अकाउंट में डाल दो। ठीक है। द यूज ऑफ दिस मेथड इज जस्टिफाइड व्हेन द नॉर्मल बिजनेस साइकिल इज, बिजनेस साइकिल होता है ना 1.5 साल का है, 2 साल का है, मोर देन 1 ईयर इन द केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट एंड स्कीम व्हेन द आउटपुट इज लो इन द इनिशियल स्टेज, है ना, कई बार होता है ना, हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आउटपुट इनिशियल स्टेज में कम होती है, बाद में आउटपुट बढ़ जाती है, यदि हम पहले साल में ही सारे खर्चे डाल दें तो सीधे ही लॉस दिखाएगा। उस केस में ये वाला मेथड अपनाया जाता है। कौन सा, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर मेथड कहाँ अपनाया जाता है, या तो जब नया बिजनेस स्टार्ट किया तब हम ये वाला मेथड अपनाएंगे। ठीक है। या मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड व्हेन द नॉर्मल बिजनेस साइकिल एक्सटेंड ओवर मोर देन 1 ईयर, है ना, वही रिपीट ही कर रही हूँ, एंड ओवर रेट आर प्री डिटरमाइंड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, यदि हमने ओवर रेट लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड किया है, प्री डिटरमाइंड किया है, उस केस में हम ये वाला मेथड अपनाते हैं। दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड, कॉमनली ये वाला मेथड यूज़ नहीं किया जाता है। देखो मैंने आपके सामने अंडर और ओवर को मतलब ख़त्म करने के लिए 3 मेथड, ट्रीटमेंट करने के लिए 3 मेथड यूज़ किए हैं। यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट, सिंपल बात, आपने 3 बातें रखने, सप्लीमेंट्री रेट निकालो और उसको जस्ट अंडर में ऐड कर दो, ओवर में माइनस कर दो, बस। और कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, मतलब ये वाला मेथड, ये तब नेक्स्ट ईयर जब एक ऐसा बिजनेस में है जो कुछ जो भी डिफरेंस है उसको अगले साल में ले जाओ, बस ये कह रहा है। ये उस बिजनेस के लिए अच्छा जिसका बिजनेस साइकिल 1 साल में ना होकर 1.5-2 मतलब कि ऐसे में जाता है। और दूसरा कहते हैं कुछ में एडजस्टमेंट करो, सीधे लेकर जाओ, डाल दो कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, लेकिन उसमें डीमेरिट ये है वहाँ पर एडजस्टमेंट वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स में नहीं हो पाती, और बैलेंस शीट में वो आगे ऐसे ही चल पड़ते हैं। ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है आप सभी समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।